हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ईसॉप में होता क्या है ना, हम लोग मतलब कंपनी एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देती है कि वो कंपनी के शेयर्स कभी फ्यूचर में खरीद सकती है एट अ प्राइस लोअर देन दी मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके कंपैरिजन में हम कम रेट में अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप शेयर खरीद सकते हैं हमें, प्रोवाइडेड उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद वो हमारे शेयर्स को एम्प्लॉयज़ अपने कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है मार्केट प्राइस से कम रेट पे। ये स्कीम है एक तरह का या प्लान है, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। हमारा चैप्टर का फ्लो कैसा होगा एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ईसॉप होता क्या है डिटेल में, इसकी जर्नी क्या है, मतलब स्टेप्स क्या हैं, कंपनीज ईसॉप देती ही क्यों हैं, फिर कुछ की टर्म्स हैं इस चैप्टर में उनको समझेंगे। जो हमारे शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स होते हैं, अब भाई हम शेयर इशू कर रहे हैं तो पेमेंट के तौर पे तो शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स कौन कौन से होते हैं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके वैल्यूएशन मेथड देखेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ईसॉप का, मतलब जनरल एंट्रीज वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और टर्म्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे, फिर कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, उन एग्जांपल में से कुछ हम लोग करेंगे और कुछ आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ईसॉप होता ही क्या है। तो ईसॉप इज अ प्लान अंडर विच अ कंपनी गिव्स its employees the right but not an obligation to buy the company shares at a pre-fixed price for a specified period of time in the future। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है भाई कि आपका जो ये स्कीम होती है या प्लान होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है, इस प्लान के अंडर कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि आप लोग हमारे शेयर को खरीद सकते हो फ्यूचर में। उसका प्राइस हम अभी डिसाइड कर ले रहे हैं कि इतने टाइम बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, आपका ये राइट होगा, कोई मजबूरी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहो तो ना खरीदना, बट हम आपको ये एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको ये एक राइट दे रहे हैं कि कुछ टाइम बाद आप हमारे शेयर्स को खरीद सकते हो एक फिक्स प्राइस में, और वो प्राइस अभी हम डिसाइड करके आपको बता रहे हैं, जो कि प्राइस है मार्केट प्राइस से कम का प्राइस है। आज की डेट में जो मार्केट प्राइस है उससे कम की प्राइस में आप फ्यूचर में हमारा शेयर खरीद सकते हो। फ्यूचर में क्या मार्केट प्राइस होगा ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आज के मार्केट प्राइस से सस्ते रेट्स पे हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में आप खरीद सकते हो। अब एम्प्लॉयज़ चाहे तो खरीदें चाहे तो ना खरीदें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली कर क्यों रही है कंपनी, कंपनी एक एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, एक तरह से सैलरी के कंपोनेंट में सीटीसी में ईसॉप भी डाल देती हैं। वो कहती हैं कि हम आपको अभी बहुत ज़्यादा सैलरी, ह्यूज सैलरी नहीं दे सकते, बट हम आपको क्या करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये राइट देते हैं कि आप हमारे शेयर्स को चीपली खरीद सकते हो फ्यूचर में। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आप भी भाई जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी शेयर के प्राइस तो बढ़ेंगे ना, तो आपके पास शेयर होगा तो आपकी वेल्थ तो अपने आप ग्रो कर जाएगी। तो ये ऑफर कंपनीज देती हैं एम्प्लॉयज़ को, और उनको रिटेन करने के लिए भी, कि वो छोड़ के जाए ना जल्दी। ठीक है, इसका लीगल बेसिस क्या है। तो अ कंपनी कैन इशू फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉयज एंड ईसॉप स्कीम बट रिक्वायर्स अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो जो लीगल बेसिस है वो कंपनीज एक्ट में है हमारे पास, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो, मतलब शेयर्स ऑफर कर सकते हो ई सॉप के अंडर, फर्दर शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। राइट शेयर्स में आप पढ़ के आए थे ना कि जब भी आप फर्दर शेयर इशू करते हो तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देना पड़ता है। उसका एक एक्सेप्शन था ईसॉप। ईसॉप में आप कर सकते हो शेयर्स इशू बिना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए हुए, तो हम कर सकते हैं ईसॉप के अंडर, मतलब एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी परमिशन चाहिए होगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा रिजोल्यूशन जिसको एटलीस्ट 75% अप्रूवल मिल जाए, 75% एटलीस्ट वोट्स इन फेवर में हो उस रेजोल्यूशन के, ठीक है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको अलग से शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन है सेबी का, वो उसकी बात भी माननी पड़ेगी, ठीक है। अब ईसॉप की जर्नी जर्नी जो होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। पूरा का पूरा जो ईसॉप का प्रोसेस होता है वो 4 स्टेजेस के थ्रू पास करता है। पहला है बहुत ईज़ी, ग्रांट। ये वो पॉइंट है जब कंपनी एम्प्लॉइज़ को ये ऑप्शन दे रही है कि आप खरीद लेना शेयर फ्यूचर में।
जब कंपनी जिस दिन कंपनी ने ये बोल दिया, जिस दिन कंपनी ने ये बोल दिया एम्प्लॉयज को कि हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ये राइट दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में खरीद लेना हमारा शेयर इतने इतने रुपए में, तो मतलब ये ग्रांट है, ये हम ग्रांट कर रहे हैं। कंपनी ग्रांट एम्प्लॉयज दी ऑप्शन या फिर राइट टू बाय शेयर्स एट द फिक्स प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। तो ये ग्रांट हो गया। इस प्रोसेस का नाम है ग्रांट करना। अच्छा, वेस्टिंग क्या है? हमने ग्रांट तो कर दिया, ऑप्शन ऑप्शन ग्रांट करने का मतलब है हमने उनको राइट तो दे दिया कि वो फ्यूचर में खरीद सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज को ये राइट अर्न करना पड़ता है। एम्प्लॉय अर्न द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड सर्विस और परफॉर्मेंस कंडीशन। तो वेस्टिंग का मतलब है कि उनको वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करना है। वेस्टिंग का क्या मतलब है? वेस्टिंग का मतलब है एम्प्लॉयज को वो राइट अर्न करना पड़ेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये बोला कि कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक हमारे वहाँ काम करना पड़ेगा, लगातार बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो, तभी ये ऑप्शंस को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये क्या चीज़ बोली मैंने? वेस्टिंग बोली। तो वेस्टिंग उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू एम्प्लॉय अर्न करते हैं राइट को। तो अगर 3 साल उनने कर लिए कंप्लीट, तो मतलब शेयर्स आर और टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑप्शंस आर वेस्टेड। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ वेस्टिंग हो गई है, शेयर्स की वेस्टिंग हो गई, ऑप्शंस की वेस्टिंग हो गई है। तो एम्प्लॉयज जब एम्प्लॉय अर्न कर लेते हैं राइट कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सके, एक्सरसाइज तो तभी कर पाएंगे जब 3 साल का पीरियड चला जाएगा, और 3 साल के पीरियड के बाद भी उनको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इस 6 महीने में आप कभी भी इस ऑप्शन को, मतलब शेयर्स को खरीदने के ऑप्शंस को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। एक्सरसाइज करने का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। एम्प्लॉय फॉर्मली अप्लाई कर दे अगर कि हाँ वो शेयर को खरीदना चाहता है, जिस ऑप्शन के अंडर, जिस राइट के अंडर उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो शेयर को खरीद सकता है, उसको वो एग्जीक्यूट कर दे, उसको वो अप्लाई कर दे, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करना। और जब एक्सरसाइज कर देगा तो भाई एम्प्लॉय को शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे, और शेयर्स अगर मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो कंपनी अलॉट द शेयर्स टू द एम्प्लॉय ऑन रिसीट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू ईसॉप पास करता है। पहला होता है ग्रांट, फिर होती है वेस्टिंग, फिर होता है एक्सरसाइज ऑप्शन का, फिर होता है शेयर्स का अलॉटमेंट। ठीक है, पहला है ग्रांट ऑफ ऑप्शन, फिर है वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, फिर है एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, फिर है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये 4 स्टेजेस के थ्रू पास करता है कोई भी ईसॉप की पूरी पूरी जर्नी। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन वेस्ट कर गए, ऑप्शन वेस्ट करने का मतलब है कि एम्प्लॉय ने राइट तो अर्न कर लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय एक्सरसाइज करे अपना राइट। उसने अर्न तो कर लिया राइट, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे, वो उसकी मर्जी है कि वो खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है। मान लो 3 साल बाद उसको लगा कि नहीं, ये उतनी अच्छी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो वो शेयर क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये ऑप्शन जो है राइट है उस एम्प्लॉय का, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। भले ही वेस्ट हो गया हो ऑप्शन, भले ही उसने अर्न कर लिया हो राइट खरीदने का, बट जरूरी नहीं है कि वो खरीदे। वो चूज कर सकता है नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ ही थिंक्स दैट इट इज नॉट बेनिफिशियल। इजी इनफ। चलो, अब आपको समझना है लॉजिक कि कंपनी ईसॉप देती ही क्यों है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ईसॉप भाई कंपनी दे रही है तो क्यों दे रही है, कोई लॉजिक तो होगा। लॉजिक क्या है? यहाँ कंपनी क्या करना चाह रही है कि एम्प्लॉय की वेल्थ को कंपनी के सक्सेस के साथ लिंक करना चाह रही है। भाई जितना जितना कंपनी ग्रो करेगी, उतने शेयर प्राइसेस भी ग्रो करेंगे करेंगे और जितने शेयर प्राइसेस प्राइसेस ग्रो करेंगे, उतना एम्प्लॉय की वेल्थ अपने आप बढ़ जाएगी। भाई उसने अगर शेयर लिए हुए हैं, शेयर वेस्ट हो गए हैं और उसने एक्सरसाइज कर दिया, तो उसको वो लालच दिया जा रहा है कि आप कंपनी छोड़ के मत जाना, देखो कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी वेल्थ अपने आप ग्रो करेगी, क्योंकि हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में हमारा शेयर खरीद सकते हो चीप रेट्स पे। और एम्प्लॉयज़ को एक बार शेयर मिल गया, फिर तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे भाई, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कंपनी का शेयर है, और कंपनी का शेयर है तो जितनी मेहनत करेंगे उतनी कंपनी ग्रो करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए टैलेंट, भाई आपके पास जो टैलेंट है उसको रिटेन भी करो आप, मतलब उसको अपने पास रखे रहो। भाई वो छोड़ के ना जाए, उसके लिए उसको बोला है ना कि 3 साल तक लगातार काम करोगे तभी शेयर मिल पाएंगे। वो 3 साल तक नहीं जाएगा, अगर उसको लगेगा कि कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं और मुझे तो सस्ते दामों में मिल जाएगा, नहीं जाएगा। या फिर नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये ऑप्शन दिया जाता है। स्पेशली ये स्टार्टअप्स में होता है जो बहुत हाई सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। नो इमीडिएट कैश आउटफ्लो, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको इमीडिएट कैश फ्लो आउटफ्लो भी आप बचा रहे हो बहुत। भाई सैलरी की जगह आप बोल रहे हो कि मैं आपको ये दूंगा, है ना,
तो अगर आप शेयर्स दे रहे हो तुरंत कैश आउटफ्लो की जगह, तो आप कहीं ना कहीं अपना कैश तो रोक रहे हो, मतलब बचा रहे हो। कैश क्रंच है तो उस टाइम पे बड़ा हेल्पफुल होता है ये। आपने स्टॉक ऑफर कर दिए सैलरी की जगह, सैलरी इंक्रीमेंट्स की जगह। प्रमोट ओनरशिप कल्चर। ओनरशिप कल्चर का मतलब होता है कि आप चीज़ों की चीज़ों की जो रिजल्ट है उसको उसके लिए खुद को अकाउंटेबल मान रहे हो। तो प्रमोट ओनरशिप का मतलब यही होता है कि आप एक्टिविटीज के रिजल्ट के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो, खुद को अकाउंटेबल मान रहे हो। तो ओनरशिप कल्चर इससे प्रमोट होता है, क्योंकि आपको पता है अब शेयर्स आपके पास हैं, आप अगर एम्प्लॉय हो तो भाई आप जो काम करोगे उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और उसी के थ्रू कंपनी ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो आपको लगता है हाँ मेरे वजह से ये होने वाला है, मैं कंपनी का एक तरह से ओनर बन गया हूँ, शेयर होल्डर बन गया हूँ। ठीक है। व्हाट डज अ कंपनी लुक फॉर व्हेन ग्रांटिंग ईसॉप। अब कंपनी क्या देखती है ईसॉप को ग्रांट करते टाइम पे? एम्प्लॉय की लॉयल्टी देखती है, परफॉर्मेंस देखती है और डेजिग्नेशन देखती है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर परफॉर्मेंस किसी एम्प्लॉय की अच्छी नहीं है तो इसको वो क्यों रिटेन करना चाहेगी, और अगर रिटेन करना चाहेगी ही नहीं तो वो इसको ऑप्शन ग्रांट करेगी ही क्यों? नहीं ग्रांट करेगी। एम्प्लॉय की लॉयल्टी भी चेक करेगा। भाई किसी को आप ओनरशिप देने का ऑफर कर रहे हो तो उसकी लॉयल्टी भी चेक करोगे ना कि वो कितना लॉयल है कंपनी के टूवर्ड्स। और इसकी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब जो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पिरामिड है पूरा पूरा, यहाँ बेस एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ 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 क्या बोलते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजमेंट है। तो डेजिग्नेशन भी देखी जाती है। एकदम जो बेस लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऑफर जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नहीं लेते हैं ज़्यादा। तो उनका इम्पैक्ट उतनी कंपनी में उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो रिप्लेसेबल होते हैं। और जो मिड लेवल होते हैं, टॉप लेवल होते हैं एम्प्लॉयज़, उनको जनरली ऑफर किया जाता है। और कंपनी क्या देखेगी ईसॉप को ग्रांट करते टाइम पे? ये देखेगी ये देखेगी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन क्या है एम्प्लॉय का, और पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा उन एम्प्लॉयज़ का। पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन कितना रह सकता है, ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग दैट एम्प्लॉयड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब आप एक एम्प्लॉय को रिटेन कर रहे हो, मतलब इसको किसी तरह से रिटेन करने के लिए आपको सैलरी बढ़ानी पड़ रही है, स्टॉक ऑफर करने पड़ रहे हैं। तो अब ये पैसा जो आप लगा रहे हो इसके ऊपर, ये आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते ना। तो ये जो पैसा आप कहीं और यूज़ नहीं कर रहे हो, और ना यूज़ करके कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, उसकी कॉस्ट निकालने को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस पैसे को आप सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव में नहीं लगा सकते हो, वहां से जो बेनिफिट मिल पाता आपको, वो आप फॉरगॉन कर रहे हो, मतलब वो बेनिफिट को छोड़ रहे हो, तब एम्प्लॉय को रिटेन कर पा रहे हो। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होती है जितनी आप बेनिफिट छोड़ रहे हो। क्योंकि एक पैसा यहाँ लग गया अगर एम्प्लॉय पे, तो दूसरी जगह नहीं ले सकता। तो दूसरी जगह लगता अगर, और उस टाइम पे जो बेनिफिट मिल पाता, उस बेनिफिट को जो आपने मिस कर दिया है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो एम्प्लॉय क्या देखेगा? अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज ग्रोथ। तो भाई एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से क्लियरली इसको दिख रहा है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ कंपनी की ग्रोथ में। क्योंकि भाई अगर आप एज एन एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे तो आप अपना काम करके ख़त्म कर दोगे चीज़ें। लेकिन अगर आप एज एन ओनर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वेल्थ ग्रो करेगी अगर कंपनी ग्रो करेगी, तो आप पार्टिसिपेट करके पूरे फुल फोकस के साथ और पूरा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे। क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। एम्प्लॉय का लॉन्ग टर्म वेल्थ तो बढ़ेगा, इसको लगेगा भाई मेरे पास शेयर्स हैं, कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस भी ग्रो करेंगे, और मैंने सस्ते दामों में खरीदा था, मैं हायर मार्केट प्राइस में बेच सकता हूँ, तो मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो रही है। सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंग। ऑब्वियसली बात है, शेयर्स है तो सेंस ऑफ ओनरशिप तो आएगा ही। रिटायरमेंट बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा भाई। क्यों अच्छा मिल सकता है? क्योंकि भाई ऑप्शन तो वेस्ट होंगे बहुत सारे सालों बाद, बहुत ईयर्स के बाद वेस्ट हो सकते हैं। जैसे 3 साल में कुछ ऑप्शन वेस्ट हो गए, फिर 3 सालों में कुछ ऑप्शन वेस्ट हो गए। जब तक आपका रिटायरमेंट आएगा आपके पास बहुत सारे शेयर्स आ सकते हैं, और वो आपको बहुत सारा बेनिफिट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स की जो थ्रू आउट द लेसन, थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको यूज होने वाले हैं। तो बड़े ध्यान सुनना, आपको समझते हुए चलना, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ईजी चीज़ है बहुत। पहला है ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट तो वो डेट है जब कंपनी ने एम्प्लॉय को फॉर्मली वो ऑप्शन ग्रांट किया। ऑप्शन जब ग्रांट करते हैं ना स्टार्टिंग में कि आप खरीद सकते हो 3 साल बाद हमारे इतने शेयर्स को इतने प्राइस पे, तो ऑप्शन को ग्रांट कर रहे हैं ना, जिस डेट पे ऑप्शन को ग्रांट किया जा रहा है वो ग्रांट डेट है। मतलब जिस डेट पे कंपनी और एम्प्लॉय के बीच बीच फॉर्मली वो अग्रीमेंट हो रहा है। ऑन दिस डेट कंपनी ऑफिशियली गिव्स द एम्प्लॉयज द राइट टू बाय शेयर्स। इफ शेयर होल्डर अप्रूवल इज नीडेड, ग्रांट डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ अप्रूवल। हाँ, अगर ये है कि अग्रीमेंट कर तो दिया है बट अभी वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। जब जब मेंबर्स का अप्रूवल मिल जाएगा, और वैसी बात है मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन पास करना जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा,
उस दिन मानी जाएगी ये ग्रांट डेट। हाँ, अगर शेयर होल्डर अप्रूवल करने के बाद आपने अगर अग्रीमेंट किया है तो अग्रीमेंट की डेट ही ग्रांट डेट हो जाएगी। वेस्टिंग, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। वेस्ट मीन्स टू बिकम द एंटाइटलमेंट, मतलब आपने एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, आपने शेयर्स को खरीदने का राइट अर्न कर लिया है, आपने शेयर्स को खरीदने का राइट अर्न कर लिया है। ऑप्शंस वेस्ट, ऑप्शन कब वेस्ट होते हैं? व्हेन एम्प्लॉइज राइट टू बाय शेयर इज नो लॉन्गर कंडीशनल, मतलब आपने वो राइट अर्न कर लिया है, सारी वेस्टिंग कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं और वेस्टिंग के बाद ही आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अब जब वेस्ट हो गया, ठीक है जब वेस्ट हो गया ऑप्शन, मतलब आपने शेयर्स को खरीदने का आपने शेयर्स को खरीदने का राइट अर्न कर लिया, सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो आपको कुछ पीरियड दिया जाता है। 3 साल आपने काम कर लिया था तो आपने वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। फिर जब वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मतलब ऑप्शंस हैव वेस्टेड, ऑप्शंस हैव बीन वेस्टेड। इसके बाद आपको 6 महीने मिलते हैं या 1 साल मिलते हैं कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब एम्प्लॉई ये एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे शेयर खरीदने हैं। अब बात करते हैं वेस्टिंग पीरियड की। अब वेस्टिंग पीरियड क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जिसमें की सारी वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, इफ एन एम्प्लॉय मस्ट स्टे फॉर 3 years बिफोर गेटिंग द राइट टू बाय शेयर्स, तो जो वेस्टिंग पीरियड है वो 3 साल का है, मतलब वो पीरियड जब एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है वेस्टिंग कंडीशंस। अब वेस्टिंग पीरियड के अलावा और भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि आपको सेटिस्फाई करना है। दैट द कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द ऑप्शंस आर वेस्टेड, मतलब जब एम्प्लॉई शेयर्स को सब्सक्राइब करने का राइट अर्न कर ले, उसके लिए उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। तो वो जो जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है उसको कंडीशंस, उनको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। और जिस पीरियड में वो सारी की सारी वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसका नाम है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, इट इज आइदर अ सर्विस कंडीशन और अ परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि आपको टारगेट दिया कि आप इतना सेल्स अचीव करोगे, इतने करोड़ का सेल्स अचीव करना है आपको, तब ये ऑप्शंस जो हैं वेस्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज क्या होता है हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ये वो एक्ट है जब वेस्टेड ऑप्शंस के अगेंस्ट शेयर्स को खरीदने के लिए एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है। तो जब वो अपना राइट को अप्लाई कर रहा है शेयर्स को खरीदने के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्सरसाइज करना, अपने राइट को एक्सरसाइज करना। और उसके लिए वो एक्सरसाइज प्राइस भी देगा। अब एक्सरसाइज प्राइस क्या है आप पूछोगे? जब हमारी ग्रांट डेट थी ना, इस डेट पे जो प्राइस डिसाइड हो गया था, जब अग्रीमेंट हुआ था, तभी प्राइस डिसाइड हो गया था कि फ्यूचर में एम्प्लॉई कितने, मतलब 3 साल बाद या 5 साल बाद, कितने साल बाद जो भी एम्प्लॉई जो इस शेयर को खरीदेगा वो कितने प्राइस पे खरीदेगा। वो जो प्राइस है वो आपका एक्सरसाइज प्राइस है। ठीक है, मान लो मार्केट प्राइस आज की डेट में 100 रुपये चल रही है और जो अग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से ये डिसाइड हुआ, ये अग्रीमेंट हुआ एम्प्लॉई और कंपनी के बीच में कि एम्प्लॉयज़ जो हैं इन शेयर्स को 3 साल बाद 50 रुपये में खरीद सकते हैं। तो एक्सरसाइज प्राइस क्या हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये देखो लिखा है एक्सरसाइज प्राइस, द फिक्स प्राइस एट विच द एम्प्लॉई बाइज द शेयर्स व्हेन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। इसको स्ट्राइक प्राइस ही बोलते हैं। तो ये वो फिक्स प्राइस है जब एम्प्लॉई शेयर खरीदता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये ग्रांट डेट पे ही डिसाइड कर दिया गया है। एक्सरसाइज प्राइस मान लो 40 है और जो मार्केट प्राइस थी बाद में जब एक्सरसाइज किया तो 130 है। तो जब उसने एक्सरसाइज किया, जब उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, जब शेयर खरीदा तो उसको फायदा कितने का मिला? 90 रुपये का इंस्टेंट फायदा मिल गया, क्योंकि जिस दिन उसने एक्सरसाइज किया उस दिन जो मार्केट प्राइस थी वो 130 थी। हाँ, जिस दिन जिस दिन ग्रांट डेट थी, जिस दिन ग्रांट डेट थी उस दिन मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है। उस दिन मान लो मार्केट प्राइस 100 ही रुपये था, उस दिन मार्केट प्राइस 100 रुपये था, लेकिन एक्सरसाइज प्राइस आज ही डिसाइड हो गया कि आपको 3 साल बाद 40 रुपये में हम देंगे। और 3 साल बाद जो प्राइस हो गया वो 130 रुपये का हो गया। तो जो इंस्टेंट बेनिफिट मिल गया उसको 90 रुपये का तुरंत फायदा मिल गया, क्योंकि मार्केट से खरीदता तो 130 का मिलता, कंपनी से खरीदा तो 40 रुपये का खरीदा है। एक्सरसाइज पीरियड क्या है? ये वो पीरियड है जो एम्प्लॉय को मिल रहा है खरीदने के लिए, मतलब इस टाइम पीरियड पे वो अप्लाई कर सकता है शेयर्स के लिए। ऑप्शन जब वेस्ट हो जाते हैं, पहले तो वेस्टिंग पीरियड था, वेस्टिंग पीरियड में सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो नाउ दी ऑप्शंस आर वेस्टेड। ऑप्शन वेस्टेड होने के बाद उसको एक टाइम पीरियड मिलेगा ना यार, इतने टाइम पीरियड में एम्प्लॉय अप्लाई करने का टाइम होगा उसके पास, एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है शेयर्स को खरीदने के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, जब एम्प्लॉय शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है।
सो द टाइम विंडो आफ्टर वेस्टिंग विद इन विच द एम्प्लॉय मस्ट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर इस टाइम पीरियड में उसने अपने एक्सरसाइज को अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो ये लैप्स हो जाते हैं ऑप्शन, फिर इसको शेयर नहीं मिलता है। फेयर वैल्यू क्या होती है? अच्छा, फेयर वैल्यू का एग्जांपल मैं आपको सीधे देता हूँ। द आर्म्स लेंथ मार्केट प्राइस। आप कहोगे सर ये आर्म्स लेंथ क्या? आर्म्स लेंथ मतलब, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि फेयर बेसिस पे सब कुछ सही है, कोई भी मतलब ऐसा आपका कह सकता हूँ मैं, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है कि आप जानते हो तब आप बेच रहे हो। द आर्म्स लेंथ मार्केट प्राइस ऑफ द ऑप्शन और शेयर, जो शेयर है उसकी आर्म्स लेंथ बेसिस में, मतलब एक्चुअल में मार्केट प्राइस क्या होगी अगर आपसे कोई कुछ खरीदेगा तो, अगर आपसे वो शेयर खरीदेगा या ऑप्शन खरीदेगा तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। द अमाउंट एट विच इट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन, कोई भी शेयर है उसको किसी और को हम कितने रुपए में दे सकते हैं वेरी फेयरली, ठीक है, बिना इन इन दी आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब वही कि वो आपको जानने वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। और ये जो फेयर वैल्यू होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल के थ्रू निकाला जाता है, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, ये ब्लैक स्कोल्स मॉडल्स वगैरह होते हैं तो ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, जो ये फेयर वैल्यू होती है ना, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं मार्केट प्राइस से। मतलब हम मार्केट प्राइस से हिंट ले लेते हैं कि फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि देखा जाए तो फेयर वैल्यू यही है ना कि मार्केट प्राइस, देखो लिखा है ना द आर्म्स लेंथ मार्केट प्राइस, है तो ये मार्केट प्राइस ही। तो हम जनरली मार्केट प्राइस से इस फेयर वैल्यू की हिंट लेने की कोशिश करते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि जो जो फेयर वैल्यू है शेयर्स की माइनस जो एक्सरसाइज प्राइस है। मतलब जो फेयर वैल्यू जितने में ये शेयर बिकना चाहिए था, बट जितने में आपको ये मिल रहा है, आप एम्प्लॉई हो, और फेयर वैल्यू का मतलब है जितने में ये बिकना चाहिए था, और लेकिन जितना जितने में ये आपको मिल रहा है, जितने में आप एक्सरसाइज करने वाले हो इसको, उसको माइनस कर दोगे अगर, फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है जो एम्प्लॉय गेन कर रहा है। भाई एम्प्लॉय को फायदा डायरेक्टली मिल रहा है ना। जिस दिन ग्रांट हुई थी ऑप्शन, जिस दिन ग्रांट, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है मेरा, एक मिनट को, हाँ चलने लग गया। जिस दिन ग्रांट हुआ था ऑप्शन, उसी दिन, उसी दिन आपने एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड कर लिया था ना, और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर भी आप डिसाइड कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस दिन ही आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, मतलब फेयर वैल्यू कितनी है उस शेयर की, और आपको एक्सरसाइज प्राइस कितने, आपका एक्सरसाइज प्राइस कितने का है, तो उस दिन जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इतना फायदा आप उसी दिन ले रहे हो, ग्रांट डेट के दिन, ठीक है। भले आप पेपर में नहीं ले रहे हो, बट इंस्टेंट गेन तो है ना वो, आपको दिख रहा है कि इंस्टेंट गेन है। इट इज द इंस्टेंट गेन एन एम्प्लॉय वुड मेक इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन टुडे। अगर वो आज की डेट में ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें तो उनको कितना फायदा मिलेगा। अब आज की डेट में वो एक्सरसाइज कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन वेस्ट भी होने पड़ेंगे, बट एक हाइपोथेटिकली बात की गई है कि इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे मान लो आप फेयर वैल्यू आज की डेट पे 20 रुपये है, लेकिन हम एक्सरसाइज प्राइस उनको दे रहे हैं 15 रुपये का, तो आज की डेट में इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपये हो गई। ये कंपनी की कॉस्ट है, ये कंपनी की कॉस्ट हो गई। 5 रुपये का जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, ये कंपनी के लिए तो कॉस्ट हो गई ना ये। हाँ, वो बात अलग है कि जिस दिन एक्सरसाइज किया होगा, जिस दिन एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा, उस दिन की मार्केट प्राइस जो होगी उससे भी आप कंपेयर करोगे एक्सरसाइज प्राइस को, वो चीज़ अलग है। बट आज की डेट में जब आप ग्रांट कर रहे हो, आज की डेट में ही इसको इतना फायदा मिल गया है, और ये नुकसान है किसका? कंपनी का। 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। मेजरमेंट डेट क्या है? द डेट ऑन विच द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज मेजर्ड फॉर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन, दिस इज ऑलवेज द ग्रांट डेट। देखो ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप फेयर वैल्यू को मेजर करते हो ऑप्शन की, उसको बोलते हैं मेजरमेंट डेट। और एम्प्लॉय के लिए हमेशा जो ग्रांट डेट होती है वही मेजरमेंट डेट होती है। मतलब ग्रांट डेट के दिन ही आप फेयर वैल्यू को मेजर करते हो और एक्सरसाइज प्राइस को देखते हो, तभी आप पता कर पाओगे ना आपको कितना फायदा मिल रहा है। अगर फेयर वैल्यू 20 रुपये है और आपको एक्सरसाइज प्राइस कंपनी कह रही है कि 25 रुपये में दूंगी मैं, तो आप क्यों खरीदोगे भाई? जब उसकी प्राइस फेयर वैल्यू 20 रुपये आ रही है और कंपनी कह रही है कि 3 साल बाद आप 25 रुपये में खरीदना, तो आपको लगेगा आज ही मेरा नुकसान हो रहा है, कोई गारंटी थोड़ी कि फ्यूचर में फायदा हो, तो नहीं खरीदोगे ना। तो इसीलिए ग्रांट डेट को ही मेजरमेंट डेट माना जाता है, जिस दिन फेयर वैल्यू की मेजरमेंट होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ, ये एस्टिमेटेड टाइम फ्रॉम ग्रांट डेट टू व्हेन द ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड। एक्सपेक्टेड लाइफ का मतलब ये है कि कंपनी कह रही है हमने ग्रांट तो कर दिया, मतलब ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट के बाद कितने टाइम पीरियड में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है एम्प्लॉय हमारा, ये जितनी जो उसकी एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या होता है? अ वेरिएंट वेयर एम्प्लॉय रिसीव कैश और शेयर्स इक्वल टू द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर द स्टेटेड प्राइस। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक्सरसाइज प्राइस तो पहले डिसाइड कर लिया है, मान लो 15 रुपये का,
ठीक है। और मान लो जिस दिन एक्सरसाइज करना था उसको, उस दिन जो मार्केट प्राइस है वो 50 रुपये नहीं, 25 रुपये मान लो। तो 10 रुपये का देख रहे हो ना कि मार्केट प्राइस 10 रुपये, मार्केट प्राइस 25 रुपये है और वो एक्सरसाइज करने वाला है 15 रुपये में, तो उसको 10 रुपये का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक तरह का वेरिएंट होता है। इसमें क्या होता है कि जितना ये अप्रिशिएट हुआ है, जितनी इसको मतलब जितना देखा ना, अ वेरिएंट वेयर द एम्प्लॉय रिसीव कैश और शेयर्स इक्वल टू एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर सेटेड प्राइस। जितना प्राइस से ज़्यादा उसको ये मार्केट प्राइस है 10 रुपये का, इसका उसको कैश मिल जाएगा। ठीक है। या फिर उसको शेयर मिल जाएंगे, जितना एक्स्ट्रा है ये उसके भी शेयर मिल जाएंगे विदाउट एक्चुअली बाइंग द शेयर्स। मतलब उसको शेयर्स नहीं मिलेंगे लेकिन उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा, ऐसा माना जाएगा कि उसने शेयर खरीदा है। ठीक है। उसको एक्चुअली में शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको खरीदना था ना यहाँ पे 15, जो 15 रुपये का उसका एक्सरसाइज का प्राइस था, उस पर उसको शेयर खरीदना था। ठीक है। तो 15 रुपये उसको खर्च तो करने पड़ते ना, 15 रुपये तो वो देता ना एम्प्लॉई, और उसको 25 रुपये के शेयर मिल जाते। तो कंपनी कहती है काम करो, तुम शेयर मत खरीदो 15 रुपये का, 15 रुपये भी रख लो अपने पास, मत दो हमको। हम तुमको ये जो बेनिफिट मिल रहा है 10 रुपये का, ये 10 रुपये कैश दे देते हैं, या फिर इस 10 रुपये का आपको शेयर दे देते हैं, ये 15 रुपये भी ना दो आप। तो बात तो वही हो जाएगी ना, एम्प्लॉय कहेगा ठीक है भाई। तो ये भी एक तरह का एक ऑप्शन होता है, एक वेरिएंट होता है पेमेंट करने का। ठीक है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अ मेजर ऑफ हाउ मच द शेयर प्राइस फ्लक्चुएट। कितना ज़्यादा शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मेजरमेंट आप वॉलेटिलिटी से करते हो। अगर हम बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी है, मतलब शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर हम बोलते हैं लो वॉलेटिलिटी है, तो मतलब शेयर प्राइस कम फ्लक्चुएट कर रहा है। इक्विटी का मतलब है रेसिडुअल इंटरेस्ट इन असेट आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज। मतलब ये नेटवर्थ है कंपनी की। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड जो हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स के पास कितना, शेयर होल्डर्स का कितना फंड है टोटल कंपनी में। ठीक है। तो बाकी सारी लाइबिलिटी हटा दो, तो जो बचा वो क्या बनता है, शेयर होल्डर्स फंड ही बचता है। ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, जो कि है टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स। बट इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में, क्योंकि अब हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।